व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर में सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक घटना। कार से टक्कर के बाद बाइक सवार 4 युवक कई फीट ऊपर उछले, चारों की मौत। महाराष्ट्र सरकार इन महिलाओं से वसूलेगी लाड़की बहन योजना के पैसे, राजस्व मंत्री ने बताया वजह। पैसा कमाना गुनाह नहीं, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का एक साधन नहीं है, नितिन गडकरी ने ऐसा कहा। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में सीसीटीवी में कैद हुई एक दर्दनाक घटना। कार से टक्कर के बाद बाइक सवार 4 युवक कई फीट ऊपर उछले और 4 लोगों की मौत। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कार तेज गति से जा रही थी और बाइक भी ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहा था। ऐसे में दोनों वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार और बाइक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक सवार युवक हवा में कई फीट ऊपर उछल गए थे। नीचे गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने तक 3 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं उचित इलाज के अभाव में चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई। हादसे में कार और बाइक दोनों के परखच्चे उड़ गए। बाइक का हैंडल और सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं कार के बोनट को भारी नुकसान हुआ। कार का ड्राइवर हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गया। हादसा बड़हलगंज इलाके में गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ। सीधू अपार गांव के पास एक मोटरसाइकिल और कार की टक्कर जोरदार टक्कर हो गई। कार में ड्राइवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के होने की सूचना नहीं है, लेकिन बाइक में 4 लोग सवार थे और चारों की मौत हो गई। मृतकों में राहुल, सुनील, प्रद्युम्न और अरविंद शामिल है। चारों एक ही गांव के रहने वाले थे और एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर सीधू आपार के घरतौली टोली की ओर लौट रहे थे। इनकी बाइक को शहर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मारे गए 4 युवक एक ही बाइक से 4 लेन के रास्ते घर लौट रहे थे। जैसे ही वे हाईवे पार कर सीधू आपार जाने के लिए मुड़े, उसी समय गोरखपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों में सुनील, प्रद्युम्न और अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही राहुल की भी मौत हो गई। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। बड़हलगंज पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को कब्जे में ले लिया है।
और अब अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार इन महिलाओं से वसूलेगी लाड़की बहन योजना के पैसे, राजस्व मंत्री ने बताई वजह। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को लाड़की बहन योजना के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। सरकार इसकी वसूली जरूर करेगी। कई विभागों ने वसूली का काम शुरू भी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना का अनुचित लाभ लेने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकारी नौकरी करने वाली जिन महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है उनसे वसूली की जाएगी। कई विभागों ने वसूली की कार्रवाई शुरू भी कर दी है, वहीं अन्य विभाग जल्द ही वसूली शुरू करेंगे। इस मामले में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सरकार वसूली जरूर करेगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं जिन्होंने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कुछ विभागों की उन पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। प्रशासन वसूली करेगा। अच्छी स्थिति में रहने वालों के लिए योजना नहीं है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने साफ किया कि योजना गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए है। इसके जरिए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बावनकुले ने कहा कि लाड़की बहन योजना का लाभ लेने वाली सरकारी कर्मचारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस योजना के जरिए हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं ताकि गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके। सरकार सेवा में लगी कर्मचारियों और बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो लाभ लिया है उसे उन्हें वापस कर देना चाहिए। सरकार उनसे वसूली जरूर करेगी। कुछ विभागों ने जांच शुरू कर दी, कुछ विभागों ने वसूली भी शुरू कर दी, लेकिन सरकारी कर्मचारी या जो सक्षम है उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने लिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। लाभ घेतला त्याच्यावर काही कारवाई केली जाणार आहे? आता जनते तर पहिले एक जर त्या जे काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे। शासन वसुली करेलच। काही खात्यांनी चौकशी सुरू केली, काही खात्यांनी कारवाई सुरू केली, पण एकंदरीत ज्याच्या करता आपण ही योजना आहे, ज्या समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीकरता योजना आहे, आमच्या लाडक्या बहिणीकरता योजना आहे, त्या योजनेचा फायदा कुठल्याही योजनेचा राज्यामधल्या लाडकी बहीणच नाही, कुठल्याही योजनेचा फायदा सरकारी कर्मचारी किंवा जे आपण काही ना काही कमवतो आहे, चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहोत त्यामध्ये घेऊ नये, पण घेतलेला आहे तर त्याच्यावर कारवाई नक्की होईल। और अब अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने द्वारा लिखित किताब के विमोचन के मौके पर पैसा कमाने के मूल मंत्र पर बात की है। उन्होंने कहा कि वो कोई भी निर्णय लेने का ढांढस रखते हैं। वो ज्यादा विचार करते तो सरकारी नौकर बनते। वो डेयर डेविल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखित पुस्तक संघातील मानवीय व्यवस्थापन का विमोचन शुक्रवार को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। पुस्तक के विमोचन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बताता हूं कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं। गडकरी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उदाहरण देते हुए कहा, नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा, वो ज्ञानी नहीं है, मेरिट का विद्यार्थी नहीं है। पिक्चर सामने से देखने वाले और नाटक पीछे से देखने वाला क्लास में से आया हूँ। परसों देहरादून में मुझे 13वीं डिलीट मिली। मैं डॉक्टर नहीं लगता हूँ। मैं प्रमाणित तौर पर कहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं फिर भी डॉक्टर कैसे लिखूं? 12वीं में 52 अंक मिले थे। एक घटना का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि ज्यादा विचार करता तो सरकारी नौकर बनते। वो डेयरडेविल है, निर्णय लेने का ढांढस रखता हूँ, ये उनकी कैपिटल है। गडकरी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा काम साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लाना रहा है, क्योंकि साइकिल रिक्शा में मानव को खींचना था। वो काफी कष्टदायक था। नेत्यांकडनं मला शिकायला मिळालं। माझ्या आईने संस्कार दिले आणि त्यातून मला थोडं बहुत शिकायला मिळालं। मी ज्ञानी पण नाही, व्यासंगी पण नाही, कुठलाही मेरिटचा विद्यार्थी पण नाही।
सिनेमा समोरून पाहणारा आणि नाटक मागून पाहणारा क्लासमधला होतो. त्यामुळे मलाच कधी कधी संकोच होतो. आता मला परवा 13वी डिलीट्स मिळणार आहे डेहराडूनला. आता मी त्यांना कशा करता मी अजून डॉक्टर नाव काही लावत नाही, कारण आता 13 डॉक्टरेट डिलीट झाल्यात. याचं कारण मी प्रामाणिकपणे म्हणतो की मी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ऍडमिशन करता डिस्क्वालिफाय झालो होतो, तर मी आता IITची डॉक्टरेट डिलीट कशी घेऊ, कारण मला 52% मार्क मिळाले होते आणि सायन्समध्ये प्रोफेशनल ग्रुप करता 50%ची अट होती. त्यामुळे मी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ऍडमिशन नाही घेऊ शकलो. पण मला याच्यामध्ये ही जी प्रेरणा मिळाली याच्या मागे एक घटना घडली. घटना अशी घडली की BBC नावाचं, आता तुम्हाला सगळ्यांना वर्ल्डमधली मोठी न्यूज एजन्सी आहे, आणि त्यांनी दिल्लीच्या ऑफिसमध्ये मला बोलवलं. 1-1.5 वर्षापूर्वीची घटना आहे. आणि खरं म्हणजे माझा प्रॉब्लेम आहे की माझ्या अवकादीपेक्षा, हैसियतपेक्षा, कर्तृत्वापेक्षा माझ्यापेक्षा 10 पटीने जास्त माझी प्रतिमा उंच आहे. म्हणजे हे मी प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगतो. तर त्यामुळे त्यांनी मला असा प्रश्न आला की ब्रिटिश पत्रकारांनी विचारला कि आप बहुत अध्ययन करते हो, बहुत विचार करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, बहुत समय आपका जाता होगा, क्या सोचते हो? तो मैं सच बताता हूं, मैं रोज यही सोचता हूं कि आज कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है और आज रात को खाना क्या खाना है. मतलब तीसरा विषय मैं सोचता नहीं. बोले ऐसा कैसा, इतने बड़े बड़े आप 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 10 मिनट में बोल देते. बोले ये काम होगा, ये करेंगे, हो जाता. बोले तो ये कोई तैयारी नहीं करते. नहीं करता. तो मी त्याला म्हणलं की मैं अविचारी हूं, यही मेरे सक्सेस का कारण है. मैं ज्यादा विचार करता तो मैं सरकारी नौकर बनता. मैं डेयर डेविल हूं, निर्णय करने का धाडस रखता हूं, ये मेरा कॅपिटल है. त्यांनी मग मला विचारलं की तुम्ही खूप कामं केलीत. त्यांनी सगळी कामं गिनवली. मैं इसमें सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो मैं त्यांना सांगितलं की मैं इसमें से आप बता रहे हो एक भी काम नहीं है. तो बोले कौन सा है? तो मैं बचपन में अपनी मां के साथ साइकिल रिक्शा में बैठकर महल से निकलकर रेलवे स्टेशन पर जाता था. तो MS कोऑपरेटिव बैंक के बाजू में एक तिलक पुतला है और राम मंदिर से ज्यादा चढ़ाव लगता है. तो हम 4 लोग रिक्शा में बैठते थे. मेरी मां बैठती थी, मैं बैठता था, मेरी बहन बैठती थी. और वो रिक्शे वाला वहां उतरकर कभी कभी तो उसको मार्च अप्रैल मई महीने में बेचारे कोई शरीर पर बनियान कोई होती थी और वो खींचता था. सब मुझे बड़ा बुरा लगता था और मैं नीचे से कूदकर तुरंत रिक्शे को धक्का मारता था ऊपर चढ़ने के लिए. वो बात मेरे घर में घर गई. तर मी त्यांना पलीकडे असं सांगितलं की ही गोष्ट घडल्यानंतर मला, मी जेव्हा 14ला मंत्री झालो तेव्हा मी पहिला निर्णय केला की हे 1 कोटी लोक माणूस माणसाला खिचतात आणि काही लोक तर सायकल रिक्षाने खिचतात. आणि ज्यात राम मनोहर लोहिया असं म्हणाले होते की मी आयुष्यभर या रिक्षात बसणार नाही. दीनदयाल उपाध्याय असं म्हणाले की होते की हे मानवीय शोषण आहे आणि हे ज्या दिवशी बंद होईल ते या देशातला सुनहरा दिवस, सोन्याचा दिवस राहील. तर स्वाभाविकपणे मला याचं मी सगळ्या IITच्या लोकांना याला बोलावलं आणि मी त्यांना म्हटलं की ये इसको मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा नहीं बन सकता क्या, इसका कोई स्टँडर्ड नहीं तय हो सकता क्या. आता आउट ऑफ बॉक्स जेव्हा आपण काही सांगतात तेव्हा पहिल्यांदा जे चाकोरीबद्ध लोक असतात त्यांना कायदा तोडायची किंवा नवीन काही करण्याबद्दल त्यांच्या मनात तसंही रिझर्वेशन राहतं. मला हे कसं शक्य आहे, हे कसं शक्य आहे. म्हटलं बिल्कुल शक्य आहे. बोला कैसे? बोला बजाज का टायर लाओ, हीरो का एक्सेल लो और करो डुप्लीकेट और बनाओ रिक्शा. ते म्हणाले ये कैसे होगा, ये उनका पेटेंट है और ये वो ऑब्जेक्शन लेंगे. मैंने बोला मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं करो, तुम काय के लिए चिंता करते हो, तुमको क्या लेना देना है. बोले कैसा? तो बोला महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जब कोई काम आप गरीब व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और वो व्यक्ति अगर बहुत ही शोषित पीड़ित दलित है
और उसके कल्याण के लिए कर रहे, तो कानून अगर तोड़ना पड़ता है तो एक बार नहीं 10 बार तोड़ो। तो मुझे कानून तोडणं आहे आणि आम्ही ते ठरवलं आणि त्याची दीक्षा तयार झाला, त्याविरुद्ध काही और अब अगली खबर, जल भराव और यातायात को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयार की एक रणनीति। दिल्ली में इस बार होने वाली बारिश के कारण लोगों को जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसे समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक रणनीति तैयार की है। दिल्ली में इस बार होने वाली बारिश के कारण लोगों को जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसे समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रणनीति तैयार की। केरल में 17 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब मानसून देश भर में हर तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार होने वाली बारिश के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जल भराव, यातायात की भीड़ और सड़क सुरक्षा के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों से निपटने के लिए एक सक्रिय रणनीति तैयार की। कई शहर एजेंसियों के साथ सहयोग करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सभी मोर्चों पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों में दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना रहेगा और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जैसे ही मानसून की एंट्री दिल्ली में होगी, वैसे ही तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर डीसीपी ट्रैफिक मुख्यालय शशांक जायसवाल ने कहा, हम उन सभी बिंदुओं की पहचान कर रहे हैं जहां हमें पिछले साल चुनौतियां का जल भराव, यातायात की भीड़ और सुरक्षा का सामना करना पड़ा था। हम ऐसी जगहों की पहचान करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है, अपनी टीमें से भी सलाह लेते हैं, फिर हम संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हैं जिसमें हम इन समस्याओं के कारणों पर विचार करते हैं। हम इन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई का भी जायजा लेते हैं ताकि हम पहले से कई बेहतर प्रदर्शन कर सके। शशांक जायसवाल ने कहा, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है। हम उन स्थितियों पर नजर रखते हैं जहां ट्रैफिक जाम होता है। जब ग्राफ लागू होता है तब भी हमारे ट्रैफिक वाले सड़कों पर चौकन्ने खड़े रहते हैं। ऐसे प्रदूषण में जहां आप सांस नहीं ले पाएंगे, हम अपने अधिकारियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनकी समस्याओं को ध्यान रख सके। बता दें कि भारत में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। इस कारण जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में यही बारिश जब दिल्ली एनसीआर जैसे शहरी इलाकों में होती है तो जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली में होने वाले जल भराव को लेकर बीते दिनों एक इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा था कि दिल्ली वासियों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाएगी। ठीक है सर, जो आपने मेल डाली थी मैं मेल के चेक को मैं फॉलो कर लेता हूँ, वैसे मुझको बताना तो
हेलो, और अब अगली खबर। बेगूसराय में शराब तस्करी करा रहे थे पुलिसकर्मी, बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ और 30 पुलिस वाले समेत 7 लोग अरेस्ट हुए। बेगूसराय में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ और मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग शराब माफिया से मिले हुए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुद पुलिस इसकी बिक्री करा रही है। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां शराब तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क में बेगूसराय पुलिस के 3 जवान शामिल थे, जिस वजह से तस्करी का नेटवर्क फल फूल रहा था। पुलिस अधिकारियों को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो वो भी हैरान रह गए। इसकी जानकारी डीएसपी बखरी कुंदन कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी टाइगर मोबाइल के जवानों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार किए गए टाइगर मोबाइल के दिनों जवानों से पूछताछ की जा रही है। टाइगर मोबाइल के जवान नियाज आलम
चंदन कुमार और शशि भूषण की निशानदेही पर 4 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। टीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बखरी थाना क्षेत्र के सलौना रेलवे स्टेशन के पास एक पिकअप वाहन से शराब मंगाया गया, जिसकी डिलीवरी वहां होनी है। इसी सूचना के आधार पर बखरी पुलिस एक्टिव हो गई और उक्त जगह पर छापेमारी करने के लिए गई। बखरी पुलिस ने पिकअप वाहन के पास टाइगर मोबाइल के 3 जवान को पाया। तीनों जवान शराब माफिया के साथ शामिल नजर आए। मौके पर पुलिस को आता देख शराब माफिया वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस तो तीनों टाइगर मोबाइल के जवानों के गतिविधि पर शक हुआ, तो इसी शक के आधार पर टाइगर मोबाइल के जवानों को थाना पर लाकर पूछताछ की गई। से भरा हुआ पिकअप गाड़ी उन्हें उतारा है और उसकी बिक्री उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसी सूचना के सत्यापन में बखरी एसएचओ के नेतृत्व में थाने के परिक्षमान पुअनी विक्रम कुमार, परिक्षमान पुअनी कुंदन कुमार एवं अन्य सिपाहियों की टीम छापेमारी हेतु गई बखरी स्टेशन के पास। वहां जाने के बाद इनके द्वारा देखा गया कि एक पिकअप गाड़ी के आसपास टाइगर मोबाइल पाए गए और कुछ लोग जो देख के वहां से हटने लगे। टाइगर मोबाइल की स्थिति संदिग्ध देखते हुए इनको पूछताछ के लिए थाना लाया गया। इनसे पूछताछ और इनके मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया आज सुबह, जिसमें 4 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है अलग अलग क्षेत्रों से। उनके पकड़ने क्रम में उनके पास से हमें कुल 22 लीटर देसी शराब, 3 लीटर विदेशी शराब अलग अलग बोतलों में और 17,450 रुपये, मोबाइल 8 पीस बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। शराब व्यापारियों ने भी कहा कि हमारी बातचीत टाइगर मोबाइल से होती थी। टाइगर मोबाइल के मोबाइल के एप्लीकेशन से भी ये पाया गया है एक दूसरे का नंबर जो है टैली कर रहा है, इनसे बातचीत करते थे ये लोग। इसके आधार पर हम लोगों ने बरामदगी की है। आगे एफआईआर दर्ज करके अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी में मतलब टाइगर मोबाइल कुल 7 गिरफ्तारी इसमें हुई है। 3 हमारे टाइगर मोबाइल, मतलब 4 शराब व्यापारी। टाइगर मोबाइल का नाम से नाम इनका, एक का नाम है चंदन, एक का नाम है शशि, एक का नाम है नियाज, जो यहाँ टाइगर मोबाइल में कार्यरत है। डायल 112 है लोग टाइगर में, डायल 112 कर सकते हैं। डायल चंदन, शशि और नियाज। और जो अन्य शराब व्यापारी गिरफ्तार हुए हैं उनका एक का नाम है राजकुमार साव, एक का नाम है राजा, एक का नाम है विकास और मक्खा वार्ड नंबर 20 का विकास गोडिया। हाँ, विकास जो है पिता का नाम राजकुमार सहनी, वो है गोड़ियारी का है। और राजा जो है वो भी मछहट्टा के आसपास का है। एक पासवान टोली का। जी, विशेष डिटेल हम लोग प्रेस ब्रीफ में दे देंगे। कुंद कुमार जो पासवान टोला टाइगर मोबाइल के पूछताछ के आधार पर और उनके मोबाइल के लोकल के बाद ही टाइगर मोबाइल पर क्या सब कार्रवाई हो चुकी है? वो तो आपके विभाग से जुड़े हुए हैं। जी, पहले तो प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। बाकी विभाग के स्तर से जो भी कार्रवाई है, वो विभागीय कार्रवाई वगैरह जो है निलंबन वगैरह कार्रवाई वो सर के स्तर से की जाएगी। वो भी प्रोसेस में है, वो जल्दी आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। सर, हम लोगों के द्वारा भी लगे थे आप लोगों की तरफ से और हमारे अपने भी गुप्तचरों के द्वारा, उसी के आधार पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की। पहले बहुत कुछ हम लोग अभी जानना बाकी है। अनुसंधान के क्रम में पहले से ही सब बेचवा जी, रहे थे। इस पिकअप गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने बेचा जा रहा है। इसकी भी बरामदगी तो प्रयास जारी है और अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अंदर अनुसंधान। हाँ सर, ये तो है जी। मतलब मे भी ये टाइगर मोबाइल इनसे पीछे जो होंगे तो कहीं मतलब उनकी भी पिकअप गाड़ी होगी, जिस आधार पे मतलब ये अनुसंधान की बातें हैं। इस पर भी कुछ कमेंट। और अब अगली खबर। मनबड़ों ने फिरौती न मिलने पर शराब के ठेके पर की फायरिंग, पुलिस ने कान पकड़वा कर बाजार में घुमाया। चूरू जिले में बदमाशों ने फिरौती न मिलने पर एक शराब के ठेके पर फायरिंग की। इस घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद दोनों से कान पकड़वाकर पुलिस ने बाजार में माफी मंगवाई और पूरे बाजार में घुमाया। राजस्थान के चूरू जिले में बदमाशों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है कि वो फिर जीवन भर ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। यहाँ सादुलपुर में बदमाशों ने एक शराब के ठेके पर फिरौती के लिए फायरिंग की। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने बाजार में पैदल घुमाया।
दोनों आरोपियों से पुलिस ने कान भी पकड़वाया। दोनों आरोपी कान पकड़कर जनता से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। वही पुलिस का कहना है कि इससे भविष्य में ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दरअसल चूरू जिले के सादलपुर में हरियाणा के शेरला गांव निवासी सचिन और निरंजन ने जमकर आतंक मचाया। बीते 14 मई को दोनों ने फिरौती की मांग की। वही फिरौती नहीं देने पर उन्होंने शराब के ठेके पर फायरिंग भी की। इस घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब फायरिंग के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। राजगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर बाजार में घुमाया। इस दौरान दोनों आरोपी कान पकड़कर जनता से माफी मांगते नजर आए। वही माफी मांगते हुए आरोपियों ने वादा किया कि भविष्य में वे इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करेंगे। इस मामले पर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने कहा कि जनता को इन अपराधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस हमेशा उनके साथ है। वही एसआई धर्मेंद्र सिंह ने युवाओं से अपील की कि वे ऐसे बदमाशों का साथ न दें और न ही उनके जैसे कार्यों का अनुसरण करें। इस कार्रवाई का उद्देश्य आम लोगों में विश्वास बहाल करना और अपराधियों को ये संदेश देना था कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई की जनता ने भी सराहना की। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और सहयोग और बढ़ेगा। पहले राज्य के वासियों ये लोग राज्य के वासियों ये लोग बातें निर्णय है। युवा इनको देख करके अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। इनको क्या ऐसे लोग बैठे हैं जो इनको गुमराह करके अपराध की दुनिया में डालते हैं। ये पब्लिक में मैसेज इसलिए जाएगा कि युवा लड़के जो इन अपराधियों को फॉलो करते हैं वो नहीं करेंगे। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और सिर्फ देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच